तो उसको नाम दिया गया है नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर SOR। गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ताउन से पाकिस्तान के अंदर बाकायदा कोर्ट्स अलग से डिप्यूट की गई हैं। तो इतना ह्यूमिलेटिंग होता है क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली वकील ने तो अपने एंगल से इस पर क्वेश्चंस करने हैं। जो विक्टिम है वो सामने नहीं होती, वो उस पर्दे के पीछे से सवालों के जवाब देती है। इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। रजिस्टर होने से भी पहले रजिस्टर करवाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। जो रजिस्टर होते हैं उनमें ज़्यादा तादाद है ब्लैकमेलिंग वाले की। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो रेप का ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी ये काबिल सुलह नहीं है। ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ इनमें 100% हर केस में DNA मैच हुआ है। हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है इस सोसाइटी के जो रेप के केसेस के अंदर, इसी वजह से ये रेप के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मियाँ बीवी का जो एक मुकद्दस रिश्ता है उसके हवाले से भी एक चीज़ डाल दी गई है। अपेरेंटली तो ये लगता है कि ये मजाक ही है एक शरीयत के साथ, लेकिन कुछ रिलीजियस, कुछ सोशल मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, उन जो लॉज बनाए जाते हैं उन वैल्यूज़ को देख के बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है वेस्ट की डायरेक्शंस के ऊपर या वेस्ट को फॉलो करते हुए कुछ चीज़ें बिला वजह जो हमारे कल्चर से मैच नहीं करती, उन चीज़ों को भी हमारे लॉ के अंदर इंडल्ज कर दिया जाता है। बट सब पाकिस्तान में रेप के केसेस को कंट्रोल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन्होंने जॉइंटली एक इनिशिएटिव लिया है। एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा नेशनल लेवल पे, तो उसको नाम दिया गया है नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर SOR। इस रजिस्टर के अंदर जैसे ही किसी भी बंदे के खिलाफ रेप का केस रजिस्टर होगा, उसी वक्त उसका नाम उस रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा। रजिस्टर होगा, वेबसाइट होगी या क्या होगा? रजिस्टर क्या होगा? बेसिकली रजिस्टर ये होता है किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर रखा जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि एक कॉपी है और एक दस्ता मिला के उसको रजिस्टर बना दिया, डॉक्यूमेंट किया जाएगा। एक डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। रजिस्टर का मतलब ये है कि एक रिकॉर्ड बाकायदा मेंटेन किया जाएगा उन ऑफेंडर्स का जो रेप के केसेस में जो मुल्ज़म होंगे, जिनके खिलाफ रेप का इल्ज़ाम आएगा, उनको उस रजिस्टर के अंदर उनका नाम दर्ज हो जाएगा और उनका डाटा फिर फॉरएवर वहाँ पे रहेगा। ऑल्दो इसके अंदर ये कहा गया है कि ये इसका डाटा पब्लिक नहीं किया जाएगा, लेकिन एजेंसीज जैसे पुलिस है, जैसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो FIA वगैरह हैं, इनको एक्सेस होगी जैसे ही अगर कोई बंदा किसी के खिलाफ केस नहीं, FIR में नाम आने की बुनियाद पे ही रजिस्टर में उसका नाम चढ़ जाएगा। उसका नाम चढ़ जाएगा। वहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक वो हैं जिनके ऊपर एलिगेशन है अभी FIR, दूसरे वो हैं जो कन्विक्ट होंगे, हाँ, जिनके ऊपर जुर्म साबित होगा। बेसिकली ये इसका पर्पज़ ये है जो कन्विक्टेड लोग होंगे, जो साबित हो जाएगा कि इन्होंने ये रेप कमिट किया है, उन पे उनके हवाले से उसका डाटा मेंटेन कर लिया जाएगा। और फिर डेफिनेटली आपको पता है कि इस तरह के ऑफेंसेस अगर में जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको फिर आइंदा के लिए उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा और कोई भी किसी भी किस्म की वो एक्टिविटी करेंगे तो वो उनकी रिकॉर्ड की सर जाएगी। इसकी तो FIR ही दर्ज नहीं होती, लोग खुद शर्माते हैं। खुद एक हमारा सोशल डायलमा है ये कि लोग रेप केसेस की रजिस्टर, यानी कानून की पेचीदगियाँ बड़ी हैं सर। बट सब ये पाकिस्तानी मुआशरे में रेप और इसके केस की रजिस्ट्रेशन और इसका केस को इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन आगे चलना, इसकी डिटेल में अगर आप जाएं तो ये इतना बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे के अंदर। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो कि थोड़ा सा शौक़ रखता हूँ रिसर्च के हवाले से। तो मैंने पिछले दिनों चंद महीने पहले इसके हवाले से एक डाटा निकलवाया मैंने, आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि रेप के केसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ताउन से पाकिस्तान के अंदर बाकायदा कोर्ट्स अलग से डिप्यूट की गई हैं। उनको कहते हैं GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स। वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक है कि लाहौर में 2 कोर्ट्स हैं GBV की। वहाँ पे पूरा प्रोसीजर आम जिस तरह से कोर्ट्स में होता है वहाँ पे वो नहीं है। GBV कोर्ट में केस आने का मतलब ये है कि वहाँ पे रूटीन में, मैं अब ऑन कैमरा वो चीज़ें बता नहीं सकता, जिस तरह से जब वो विक्टिम आती है वहाँ पे, जो रेप केसेस की विक्टिम है, उस पे जब हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर
जो क्रॉस एग्जामिनेशन जिरा का जी। जो प्रोसेस है जी। वहाँ वो इतना ह्यूमिलेटिंग होता है, क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली वकील ने तो अपने एंगल से उस पर क्वेश्चंस करने हैं, क्रॉस एग्जामिन करना है उसकी स्टेटमेंट को, तो वो इतने ह्यूमिलेटिंग होते हैं कि यूजुअली वहाँ पे वो बच्ची या जो भी वो विक्टिम होती है रेप के केसेस में, उसकी जब एविडेंस कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है तो बाज़ दफ़ा वो सिर्फ उससे ही डर के भाग जाती है जो क्वेश्चन वकील वहाँ पे करते हैं उनसे। डेफिनेटली वकील की ड्यूटी है। अब जीबीवी कोर्ट में इन्होंने ये किया कि जीबीवी कोर्ट में अलग से पूरा एक प्रोसेस बना के उसको एक पर्दा बाकायदा लगाया, पर्दा लगा के वहाँ पे जो विक्टिम है वो सामने नहीं होती, वो उस पर्दे के पीछे से सवालों के जवाब देती है वकील साहब जब जिरा करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस उसका जीबीवी कोर्ट का। लेकिन जीबीवी कोर्ट का रिज़ल्ट क्या है, मैंने कुछ महीने पहले 2 महीने का डाटा निकलवाया लाहौर की एक जीबीवी कोर्ट में। वहाँ पे 15 केसेस डिसाइड हुए उन 2 महीनों के अंदर। जी। सरप्राइजिंगली उन 15 में से 14 केसेस में जो मुलज़म थे वो बरी हुए, एक्विट हुए। एक केस में सिर्फ कन्विक्शन हुई, एक केस में उसको सज़ा दी गई। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी वजह के ऊपर। इसकी वजह में आगे फर्दर जाएं तो उन 14 केसेस में जिनमें मुलज़म बरी हुए, उन 14 में से 12 केसेस ऐसे थे जो कॉम्प्रोमाइज़ की बेस पे, यानी पैसे ले लिए या सोशल प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। डेफिनेटली सोशल प्रेशर भी तो है ना विक्टिम की। आप खुद सोचें, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी विक्टिम जिसके ऊपर रेप जिस बेचारी के साथ हुआ है उसके बाद उसका सोशल स्टेटस सोसाइटी में क्या होता है, मैं और आप खुद जानते हैं। हालांकि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जबर के साथ हुआ होता है। रेप तो है ही जबर का ना, रेप तो जबर का है। तो ये इस्लामी सज़ा इसके लिए क्या है और हमारी कोर्ट्स क्या सज़ा है, मैक्सिमम सज़ा क्या है इसके लिए? इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो सज़ा मौत है। लेकिन चूंकि अब आपको पता है कि पाकिस्तान वही ग्रे लिस्ट और उसके अंदर फंसा हुआ है, तो वेस्ट का प्रेशर था कि पाकिस्तान ने अब सज़ाए मौत है उसके ऊपर अमल दरामद पिछले कई सालों से बंद कर दिया गया है। और लास्ट जो सज़ाए मौत पाकिस्तान के अंदर दी गई है वो भी रेप के केस में ही, जो ज़ैनब केस था कसूर वाला, उसमें लास्ट जो यहाँ पे हैंगिंग हुई है वो उस बंदे की हुई है जो ज़ैनब केस का। तो जिनको सज़ाए मौत हो चुकी है दे आर वेटिंग फॉर देयर। डेफिनेटली वो तो मतलब ये है कि उनको मोस्टली ये है कि लाइफ में कन्वर्ट हो रहे हैं और चीज़ें ये डिफरेंट हैं, क्योंकि वेस्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस्लामी सज़ाओं के हवाले से भी, क्योंकि इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपने मौजू के ऊपर जो रेप के ऊपर बात हो रही थी, रेप के हवाले से। अब आप ये सोशल डिलेमा देखें कि 15 में से 14 केसेस में मुलज़म बरी हुए और जो बरी होने वाले में थे 14, उनमें से 12 केसेस में वो मुलज़म कॉम्प्रोमाइज़ की बेस पे या केस वापस ले लेने की बुनियाद पे या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देने की बुनियाद पे कि ये मेरा मुलज़म नहीं है, वो डिफरेंट। तो इस बेस पे वो केस, अब इसके अंदर डेफिनेटली मुआशरे के अंदर जो सोशल प्रेशर है, एक सबसे पहली बात जो आपने बात की कि रजिस्टर ही नहीं होते, रजिस्टर होने से भी पहले रजिस्टर करवाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। रजिस्टर करना तो पुलिस ने है ना, वो तो बाद की बात है कि पुलिस दर्ज नहीं करती, वो उससे अगली बात है। उससे भी पहले रेप के जो विक्टिम्स हैं उन विक्टिम्स के पेरेंट्स, उनके घर वाले इस चीज़ को पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर वो लोग कहते हैं हमारी तो इज्जत ही सोसाइटी के अंदर रहेगी नहीं, हम रिश्तेदारों में मोहल्लेदारों में तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये इंसिडेंट हो भी जाता है। और जो रजिस्टर होते हैं उनमें भी आप देखें ज़्यादा तादाद है केसेस की जो रजिस्टर होते हैं, उनमें ज़्यादा तादाद है ब्लैकमेलिंग वाले की। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं जी, डेफिनेटली वो हनी ट्रैप बना के लोगों को जो पूरे गैंग हैं जो ये अभी खलीलुर रहमान कमर साहब फंस गए थे। वो मतलब इसी तरह का वो केस था जी, बिल्कुल। खलीलुर रहमान कमर साहब को भी इसी तरह से वो हनी ट्रैप किया गया। डॉक्टर मोमिता का एक केस है कोलकाता का, अगर आपके इल्म में हो, इंडियन जो यानी वो ना सिर्फ रेप हुआ बल्कि मर्डर हुआ, अभी उसका ट्रायल चल रहा है। लेकिन रेप और मर्डर अगर हो जाए, रेप और मर्डर, उसके लिए भी SOR वगैरह में डेफिनेटली मर्डर, उसमें जो ऑफेंस होगा उसकी सज़ा, उसको मर्डर की सज़ा अलग से होगी, उसके रेप की सज़ा अलग से होगी, वो तो दोनों सज़ाएँ उसको साथ साथ दी जाएंगी। अच्छा, अब आप आ जाएं, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है
ये जो केस लोग वापस ले लेते हैं रजिस्टर, मैं जो उन 14 केसेस की बात कर रहा हूँ, 14 में से 12 केसेस वापस लिए जाने की या जो विक्टिम था उसकी स्टेटमेंट या उसके घर वालों की कंप्रोमाइज़ की बेस पे वापस हुए। अब इसके अंदर डेफिनेटली सोशल प्रेशर है। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो रेप का ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी ये काबिल सुलह नहीं है। अच्छा, तो फिर कंप्रोमाइज़ कैसे हो गया? कंप्रोमाइज़ कैसे हो गया? अब इसमें आ जाते हैं। इसमें होता क्या है? होता ये है कि आपने जब कंप्रोमाइज़ कर लिया पार्टीज़ ने, उन्होंने कह दिया, फॉर एग्जांपल विक्टिम ने कह दिया कि ये मेरा मुल्ज़िम नहीं है, पहचानने से इनकार कर दिया, पैसे ले लिए या प्रेशर में आ गए या जो भी सूरत उसकी हुई, उन्होंने इनकार कर दिया। कोर्ट के सामने तो वही है जो वो कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि ये मेरा मुल्ज़िम नहीं है, बात ख़त्म हो गई। या उसके पेरेंट्स कह देते हैं जी हमें थ्रेट है, हम केस को आगे चलाना नहीं चाहते, या वो एविडेंस ही नहीं देते, वो गवाह पेश ही नहीं करते, या गवाहों के बयानात के अंदर जानबूझ के इस तरह का तजाद क्रिएट कर देते हैं। भी फोर्ज कर देते हैं जो मेडिकल टेस्ट होते हैं। डेफिनेटली डीएनए मेडिकल लीगल जो है डीएनए है, डीएनए अब तो डीएनए कंपलसरी है जो रेप के केसेस हैं उनमें। ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ इनमें 100% हर केस में डीएनए मैच हुआ हुआ है, डीएनए मैच हुआ हुआ है। इसके बावजूद केसेस में मुल्ज़िम तो फिर एसओआर का क्या फ़ायदा होगा? और मिनिस्टर मैं बात कर रहा हूँ कि वो केस ऑफेंस जब जुर्म नॉन कंपाउंडेबल है, काबिल राजीनामा नहीं है, तो इसके बावजूद कैसे होता है? वो इस तरह से होता है कि जब स्टेटमेंट आ गई कि ये मेरा मुल्ज़िम नहीं है, अब स्टेट सामने आ जाएगी, वो विक्टिम पीछे हो गया, स्टेट सामने आ गई। एक एप्लीकेशन है बरियत की, उसको सेशन के ट्रायल में 265 के सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन है, वो हम इस ग्राउंड पे देते हैं, वो एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल हम दे सकते हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि केस है, इसमें मुल्ज़िम की तरफ से दी जाती है। मुल्ज़िम ये कहता है कि जो केस के इस वक्त हालात चल रहे हैं, इन हालात में चांसेस नहीं है मेरी कन्विक्शन के, मुझे सज़ा होने के चांसेस नहीं है, लिहाजा अदालत का भी वक्त ज़ाया होगा और मुझे भी बार बार कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, लिहाजा अब चूँकि चांसेस नहीं है मेरी कन्विक्शन के, मुझे सज़ा होने के, इसलिए इस केस को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। अब वो जो स्टेटमेंट विक्टिम की या उसके घर वालों की आई थी कि ये हमारा मुल्ज़िम नहीं है, जज साहब के सामने वो स्टेटमेंट भी मौजूद है और मुल्ज़िम की तरफ से जो एप्लीकेशन 265 की आई है वो भी मौजूद है। जज साहब ने वो एप्लीकेशन को डिसाइड करना है कि आया वाकई इसके अंदर उसकी कन्विक्शन के चांसेस नहीं है। तो डेफिनेटली नज़र आ जाता है कि जब विक्टिम ने मुल्ज़िम को पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा मुल्ज़िम है ही नहीं, तो उसके चांसेस तो ख़त्म हो गए। इस ग्राउंड पे फिर वो 265 की एप्लीकेशन देके मुल्ज़िम बरी हो जाता है। ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है, सोसाइटी के जो रेप के केसेस के अंदर, इसी वजह से ये रेप के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कम्युनिटी का भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, लॉयर्स कम्युनिटी की। वकील कोशिश ये करता है कि वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, सोशल वैल्यूज़ को भी मेंटेन करें। मैं एक्सेप्शंस हर जगह पे मौजूद होती हैं, बहुत थोड़े लोग होते हैं इस तरह के। अदरवाइज़ एक विक्टिम ने या उसके घर वालों ने अगर कंप्रोमाइज़ कर लिया है तो वकील क्या कर सकता है? उन्होंने पैसे ले लिए हैं या वो प्रेशर में आ गए हैं, जो कंप्रोमाइज़ हुआ है वो किसी वकील की प्लानिंग के तहत ही होता है। देखिए, आप उसको वकील की प्लानिंग भी कह सकते हैं, उसको जो बासर लोग होते हैं उनका प्रेशर भी कह सकते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो नेशनल लेवल पे इस एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है सेक्स ऑफेंडर्स के लिए, जो रेप में मुलव्वस मुल्ज़मान होंगे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एसओआर जो है सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर नेशनल लेवल पे मेंटेन किया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री? ये लॉ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जॉइंटली इनका एक इनिशिएटिव है। ये रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले इसकी बाकायदा, मिनिस्टर कौन है इनके? दोनों मिनिस्ट्रीज, आजम जदीद तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर जो हैं, इनके पास ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री भी है इस वक्त। तो जॉइंटली इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान के अंदर रेप के केसेस को कम करने के लिए। पाकिस्तान का इमेज कैसा बनेगा इससे दुनिया में? डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इस वक्त रेप पूरी दुनिया के अंदर एक ऑफेंस, इसको एक बड़े ऑफेंस के तौर पे लिया जाता है। ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं। पाकिस्तान के इस स्टेप को डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। एक सादा सा सवाल है, पिछले दिनों कोई मुशर्रफ दौर में एक लॉ बना था जिसमें मियाँ बीवी भी जो है वो बीवी भी शिकायत कर सकती है कि मियाँ ने मुझे रेप किया, तो क्या उनके नाम भी इस में आ सकते हैं? जी, उसमें ये मुशर्रफ दौर के बाद में 376 रेप का जो ऑफेंस है उसकी आगे काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। उसमें बड़ी वल्गैरिटी
बड़ी डिटेल में वल्गैरिटी दी गई है कि जितनी भी सेक्स के टाइप्स हैं उनको ब्रीफ किया गया है, और उसके अंदर डेफिनेटली मियाँ बीवी का जो एक मुक़द्दस रिश्ता है उसके हवाले से भी एक चीज़ डाल दी गई है। आई डोंट नो, शरई तौर पे अपरेंटली तो ये लगता है कि ये मजाक ही है शरीयत के साथ। इन चीज़ों को देखें, सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों की ये चीज़ें मौजूद होती हैं, हर सोसाइटी के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ रिलीजियस कुछ सोशल मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। उन जो लॉज बनाए जाते हैं उन वैल्यूज़ को देख के बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है वेस्ट की डायरेक्शंस के ऊपर, या वेस्ट को फॉलो करते हुए कुछ चीज़ें बिला वजह जो हमारे कल्चर से मैच नहीं करती, उन चीज़ों को भी हमारे लॉ के अंदर इंडल्ज कर दिया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा you very अच्छा much. लगा, बड़ा प्रोडक्टिव आपने बताया। उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है अब दुनिया के मोतबर ममालिक में शामिल होने लग इंशाल्लाह। जाएगा। वो दुनिया जो रेप को कंडेम करती है, लेकिन रेप की कॉजेज़ जो हैं, जिन वजह से रेप के मौके पैदा होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए बंदोबस्त नहीं कर रही। इसके ऊपर अगले सेशन में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। होगी।